हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका पार्ट टू बोर्डिंग स्कूल में। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 क्लास 6 के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको भरने की लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024। लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे जल्दी से फॉर्म भरने चले जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म वाले के पास। और कुछ बच्चे तो अपने आप ही ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं, बिना प्रोस्पेक्टस पढ़े या बिना कोई जानकारी एकत्रित किए, जिससे उनसे कुछ मिस्टेक होती है जाने अनजाने में। लेकिन उनको खुद भी नहीं पता चलता कि उनसे कुछ मिस्टेक हो गई है। वो फॉर्म भरने के बाद शांति से बैठ जाते हैं और तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे उनका एग्ज़ाम पास होता है और लास्ट में एडमिशन करवाने की बारी आती है, तो एडमिशन के टाइम वहाँ पे उनको पता चलता है कि उनके फॉर्म में तो कुछ मिस्टेक हुई हुई है, इसलिए उनका एडमिशन नहीं हो सकता और लास्ट में एडमिशन कैंसिल हो जाता है। यानी पूरे साल की मेहनत लास्ट में आपकी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, आपको भी फॉर्म भरते टाइम कुछ ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपकी भी साल की मेहनत ख़राब हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किन गलतियों से बचना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको दोस्तों फॉर्म भरने से पहले प्रोस्पेक्टस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ बच्चे तो बिना जानकारी लिए ही फॉर्म भरने स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में लिखी कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनको आपको अच्छे से समझना है और उन गलतियों को नहीं करना है, ठीक है? तो छोटी सी गलती है दोस्तों, बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, क्योंकि ये गलती ऐसी है बाद में चेंज नहीं हो सकती। हर साल बच्चों का कॉल आता है हमारे पास, जो बच्चे गलती कर देते हैं कि सर फॉर्म भरते टाइम मैंने ये गलती कर दी तो और मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, अब इसका कोई सॉल्यूशन है? तो बाद में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अभी फॉर्म भरते टाइम आप अच्छे से फॉर्म को भरो, कोई गलती ना करो, फिर बाद में कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा उसको चेंज करने का, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि एक-एक बात आपको अच्छे से समझ में आए जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप दोस्तों फॉर्म को सही भर पाओ और आपका दोस्तों 1 साल की मेहनत खराब ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमने नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो सर कोई बेस्ट बुक बताइए जिससे प्रिपरेशन करके हम अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक लेकर आया हूँ, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आप देख सकते हो, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए ये बुक है। इसमें दोस्तों आपको सभी टॉपिक मिलते हैं, चाहे वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण हो, जिसमें आपकी फिगर्स आकृतियाँ आती हैं, चाहे वो गणित यानी मैथ का पोर्शन हो, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट करते हो वो वाला पोर्शन हो, सभी पोर्शन दोस्तों इसमें अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं। आपको इसके अलावा 2500 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। 6 आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और 12 आपको सोल्ड पेपर मिलते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलता है और आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बुक को खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने आस-पास कोई भी जो बुक स्टोर होता है, वहाँ पे आप पता कर लेना कि चक्षु पब्लिकेशन की हमें बुक चाहिए, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों ये बुक ऑफ़लाइन नहीं मिलती है, तो आप दोस्तों अमेज़न, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील पे ऑनलाइन भी इसको मँगवा सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं और 1800 प्लस एमसीक्यूज होते हैं और 7 सोल्ड पेपर आपको दिए जाते हैं। इसे लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी ऑर्डर कीजिए फ्लिपकार्ट, अमेज़न या स्नैपडील पे, या अपने नज़दीकी बुक स्टोर से पता कीजिए कि वहाँ पे चक्षु बुक जो है अवेलेबल है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया गया प्रोस्पेक्टस है, नोटिफिकेशन है, उसको दोस्तों ओपन कर लिया है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो एग्ज़ाम की डेट लिखी हुई है 12 अप्रैल 2025 और 18 जनवरी 2025। आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा, आप यहाँ पे अपना स्टेट ढूँढ सकते हो किस लिस्ट में आया है, या इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को देख लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपको क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर जेईई सिलेक्शन टेस्ट 2025। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर जेईई सिलेक्शन टेस्ट हैज बीन सिंप्लीफाइड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द एडमिशन पोर्टल ऑफ एनवीएस लिंक्ड थ्रू दिस वेबसाइट। यानी दोस्तों, आपको एक वेबसाइट दी हुई है नवोदय.gov.in, जो कि नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है।
इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा एडमिशन पोर्टल का, जहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म है जो वो भर सकते हो। और फॉर्म दोस्तों भरने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। कोई भी दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति के लिए कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, candidate and parents have to go through the notification cum prospectus and ensure the fulfillment of eligibility criteria। यानी दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखो कि कैंडिडेट को या उसके पेरेंट्स को जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पहले रीड कर लेना है, पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना है। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या वो आपका बच्चा फुलफिल करता है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को भर लेना है। तो इसको पढ़े बिना फॉर्म को नहीं भरना है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे फॉर्म जो प्रोस्पेक्टस को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप खुद ना पढ़ पाओ, तो वीडियो देख के सब चीज़ें समझ जाओ आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे और क्या क्या लिखा है दोस्तों, डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा है। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए फॉर्म भरते टाइम। सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि हेड मास्टर के द्वारा वेरीफाइड होगा आपके स्कूल के। ये सर्टिफिकेट कैसा होता है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो आप इसको प्रिंट करवा के अपने जो आपका हेड मास्टर है उसके पास ले जाना। हेड मास्टर आपका खुद भर देगा। इसमें दोस्तों आपको कुछ नेम भरना होता है, आप अपना आपका जो फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, यानी अपनी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी होती है। और फिर जो आपका क्लास टीचर है या हेड मास्टर है आपके, वो यहाँ पे आपकी क्लास 3rd 4th और 5th की डिटेल भरेंगे कि आपने कब एडमिशन लिया, कब पास की, जो क्लास 3rd 4th 5th है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने पढ़ाई की, कौन से स्टेट से पढ़ाई की, सब चीज़ें दोस्तों इसमें आती हैं। आपके साइन होते हैं, आपके पेरेंट्स के साइन होते हैं और हेड मास्टर के साइन होते हैं। और हेड मास्टर यहाँ पे सील भी लगाते हैं, यानी कि स्टंप वगैरह भी लगाते हैं। तो ये दोस्तों फॉर्म होता है, आप देख सकते हो। अब दोस्तों इसको भरवाने के बाद आपको अपलोड करना होता है, ठीक है ना। तो इसको पहले आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के इसको अच्छे से फिल करवा लेना। फिल करवाने के बाद ही दोस्तों आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। उससे पहले दोस्तों एडमिशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और क्या क्या दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी हम देखते हैं। इस सर्टिफिकेट के अलावा दोस्तों आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए अपना, ठीक है ना। पेरेंट के सिग्नेचर चाहिए। पेरेंट में माता पिता दोनों में से किसी के भी सिग्नेचर आप ले सकते हो। कैंडिडेट जो भी फॉर्म भरने वाला बच्चा है उसके सिग्नेचर चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड चाहिए बच्चे का। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी जगह आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। यानी आधार कार्ड और रेजिडेंस में से एक चीज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपकी दोस्तों बेसिक डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, आधार नंबर अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। PEN ये भी एक नंबर होता है, अगर ये भी आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में से एक चीज़ तो कंपलसरी है, अगर नहीं है तो इसको आप बनवा लेना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट भरोगे उसका साइज़ है जो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल सही अपलोड करने, बिल्कुल सही जानकारी देनी है, क्योंकि बाद में आपके डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। तो जो मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक जेएनवी ओनली फॉर विच ही सी इज एलिजिबल। Submission of false information in respect of residence and study details will lead to cancellation of candidature। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों इसमें लिखा है कि बच्चे को उसी जेएनवी में अपना फॉर्म भरना है जिसमें वो एलिजिबल है, ठीक है ना। अगर कोई भी बच्चा गलत इंफॉर्मेशन भरता है अपने रेजिडेंस की, अपनी गलत एड्रेस भरता है या स्टडी रिलेटेड डिटेल गलत भरता है, मान लो आपने 3rd 4th 5th की हुई है किसी अलग अलग स्कूल से, लेकिन आप भर रहे हो एक ही स्कूल से, या अभी आपने 5th की ही नहीं 4th में हो लेकिन आप भर रहे हो कि आपकी 5th हो गई है, या आपने 5th बहुत पहले कर ली है आप 6th में हो, तो मतलब गलत डिटेल भर रहे हैं आप रेजिडेंस की, स्टडी की। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और आपको एक बात पता है, कौन सी बात, कि आप जिस भी ज़िले में रहते हो आपका जो स्कूल, अभी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो भी उसी ज़िले में होना चाहिए, और आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट में एड्रेस है वो भी उसी ज़िले का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो जो आपके ज़िले में नहीं है, या आपका सर्टिफिकेट है जो रेजिडेंस का उसमें एड्रेस कुछ और है, आप रह कहीं और रहे हो, तब दोस्तों आप फॉर्म को नहीं भर पाओगे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो दोस्तों, नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन टू करेक्ट और मॉडिफाई द डाटा सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स एज देयर इज नो प्रोविजन ऑफ करेक्शन विंडो, एज देयर इज ए प्रोविजन ऑफ करेक्शन विंडो। यानी कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि आपके द्वारा कोई भी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी।
आपका जो डाटा है, जो भी आपने सबमिट किया है, उसको करेक्ट करने के लिए। हालाँकि आपके लिए दोस्तों करेक्शन विंडो ओपन की जाती है, यानी कि जब जो लास्ट डेट है जैसे आपकी फॉर्म भरने की, उसके बाद कुछ दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन की जाती है कि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है तो उसको भर लीजिए। लेकिन दोस्तों उस करेक्शन विंडो में आप सब मिस्टेक्स दूर नहीं कर सकते, सिर्फ़ कुछ ही चीज़ें अलाउड होती है। जैसे आपने कैटेगरी अगर गलत भर दिया है, तो वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना? इसके अलावा आपने जेंडर गलत भर दिया है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। यानी कुछ फिक्स चीज़ें ही हैं दोस्तों जो आप चेंज कर सकते हो, 1, 2, 3 चीज़ें, ठीक है ना? तो सब चीज़ें उसमें चेंज नहीं कर सकते, इसलिए पहले आपको अच्छे से भरना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में दिया हुआ है तो कोई ख़ास जानकारी नहीं है, तो आपको पता है जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 1 मंथ पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। रिज़ल्ट दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता है 2 बार एग्ज़ाम होगा अब की बार। तो समर बाउंड वालों का जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना? जो एग्ज़ाम होगा उनका रिज़ल्ट, एग्ज़ाम तो मतलब जनवरी में होगा, रिज़ल्ट आएगा मार्च में। और विंटर बाउंड वालों का, जिनका एग्ज़ाम अप्रैल में है, उनका रिज़ल्ट कहाँ पे कब आएगा? मई में आएगा। तो ये रिज़ल्ट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल हमें रिज़ल्ट के बारे में नहीं देखना, हमें इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, जो आपको काम आएँगी। यहाँ पे टीसी के बारे में भी लिखा हुआ है, ये भी बाद की बातें हैं, यानी टीसी आपको स्कूल से पहले नहीं लेनी है, फिर भी आप इसको जान लो। दोस्तों जब आपका एडमिशन हो जाता है नवोदय विद्यालय में, ठीक है ना? तो आपको टीसी पहले ही नहीं लेनी होती स्कूल से, पुराने स्कूल से। जब तक नवोदय विद्यालय में नहीं कहा जाता टीसी लेने के लिए, तब तक आपको टीसी नहीं लेनी है। क्योंकि हो सकता है बाद में वेरिफ़िकेशन में किसी स्टूडेंट का एडमिशन कैंसल हो जाए, कुछ उसके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ मिल जाए और बच्चा टीसी ले ले पुराने स्कूल से, तो फिर वहाँ पे दोबारा से एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आ गई यहाँ पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इसमें बच्चे गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड अंडर ओबीसी कोटा हैव टू सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल लिस्ट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ज़्यादातर बच्चे ओबीसी के फ़ोन करते हैं। देखो क्या लिखा है, जो भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आपको चेक करना है कि आप सेंटर की लिस्ट में भी ओबीसी कैटेगरी में हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों स्टेट में अगर आप ओबीसी में हैं, आपकी जो कैटेगरी कास्ट है अगर वो ओबीसी में आई हुई है स्टेट में, तो ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में भी आप ओबीसी में हो। तो सेंटर की लिस्ट में अगर आप ओबीसी में आ रहे हो, तभी आपको दोस्तों अपनी कास्ट ओबीसी भरनी है, अदरवाइज़ आप जनरल माने जाओगे। तो बात आपको ध्यान में रखनी है, ओबीसी वालों खासकर ध्यान दो। तो सबसे पहले आप चेक करो सेंट्रल लिस्ट कि आपकी जो कास्ट है वो ओबीसी में आई हुई है या नहीं, और आपको सेंटर का ही दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है, ना कि स्टेट का। स्टेट वाला आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं चलेगा अगर आपको ओबीसी कोटा में एडमिशन चाहिए, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा जो रिज़र्व सीटें होती हैं ओबीसी की होती हैं। कुछ बच्चे फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं और बाद में उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए पहले आप सेंटर का अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बनवाइए और चेक कीजिए कि आपकी जो जो ओबीसी कास्ट है या नहीं, यानी आपकी जो भी कैटेगरी है कास्ट है वो ओबीसी के अंदर आ रही है नहीं सेंटर वाले में। अगर सेंटर में आ रही होगी तभी भर पाओगे, अदरवाइज़ आपको जनरल भरना पड़ेगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी और भी यहाँ पे देख लेते हैं। Only the bona fide residence of candidate from the district concerned where the Jawahar Navodaya Vidyalaya has been located and studied class 5th in the same district are eligible for the apply of admission to GNV GNVs through GNVST। यानी सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ दोस्तों, वही बच्चा जो अभी 5th क्लास में पढ़ रहा है और उस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है जिस डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में एडमिशन लेना चाहता है, रेजिडेंस भी वहीं का है, और जो स्कूल जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है वो स्कूल भी उसी डिस्ट्रिक्ट में है। यानी आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट ए है, ठीक है ना? तो ए डिस्ट्रिक्ट है रेजिडेंस सर्टिफिकेट में, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, वो स्कूल भी इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आना चाहिए, किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसके अलावा दोस्तों जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको ध्यान से देखनी है, देखो कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 2024-25 और रिपीटर कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, एनीवेज हैज द राइट टू कंपेयर द एप्लीकेशन डाटा ऑफ द प्रीवियस ईयर टू आइडेंटिफाई द रिपीटर कैंडिडेट्स। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं इसको भी, दोस्तों जो भी बच्चे 2024-25 से पहले क्लास 5th को पास कर चुके हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो ना दोबारा फॉर्म भर देते हैं, अगर एक बार में सिलेक्शन नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर दोबारा भरते हैं, या कुछ बच्चे जानबूझ के क्या है 5th पहले हो चुके हैं दोबारा से 5th में एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसे बच्चे जो 5th क्लास जिन्होंने पहले ही कर ली है 2024-25 से पहले, ये दोबारा से फॉर्म भर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, एक बार पहले ही फॉर्म भर चुके हैं, तो ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि
उनके पास एक अधिकार होता है नवोदय विद्यालय समिति के पास, वो पुरानी डिटेल चेक करते हैं कि किसी बच्चे ने दोबारा तो फॉर्म नहीं भरा, तो अगर आप रिपीटर पाए गए तो आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको मतलब कि वो एग्जाम में ही नहीं देने जाएगा, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। और गलती से अगर आपका एडमिट कार्ड आ भी गया, बाद में फिर दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तब आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि बाद में तो देखो प्रॉब्लम होनी ही है, ठीक है ना। तो इन गलतियों से बचना है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, डेट ऑफ बर्थ की। दोस्तों इस फॉर्म को वही बच्चे भर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2013 से लेकर 31 जुलाई 2015 तक है, यानी ये दोनों डेटें भी कंसीडर की जाएगी। अगर 1 मई 2013 से पहले या 31 जुलाई 2015 के बाद डेट ऑफ बर्थ है तो वो बच्चा फॉर्म को नहीं भर सकता। अगर कोई बच्चा इनमें से कोई मतलब गलत डेट ऑफ बर्थ भरने की कोशिश भी करता है तो बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, वहाँ पे आपको निकाल दिया जाएगा। तो इससे अच्छा दोस्तों अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फॉर्म ना भरो, एलिजिबल हो तभी दोस्तों आपको फॉर्म भरना है। और यहाँ पे एक बात और दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है, कैंडिडेट में बी रेफर टू द मेडिकल बोर्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एज। अगर कोई बच्चा गलत एज भरता है, यानी बहुत बड़ा बच्चा है लेकिन कम एज भर रहा है अपनी, तो जो उसकी एज की कंफर्मेशन के लिए मेडिकल बोर्ड में भी उसको रेफर किया जा सकता है। नवोदय विद्यालय समिति के पास ये अधिकार है, और मेडिकल बोर्ड का जो भी डिसीजन होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर, एज को लेकर, वही दोस्तों फाइनल माना जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर आप एलिजिबल हो तभी आपको फॉर्म भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। इसके अलावा द कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी स्टडीड क्लास 5th इन प्रीवियस एकेडमिक सेशन नोट एलिजिबल। वही बात है दोस्तों, अगर कोई बच्चा पहले क्लास 5th है जो वो कर चुका है किसी पिछले सेशन में, तो वो इसको भर नहीं सकता फॉर्म को, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो और भी बातें लिखी हुई है, वही कि अगर कोई सेकंड टाइम एग्ज़ाम देगा, कोई बच्चा सेकंड टाइम एग्ज़ाम देगा, उसको भी बैठने नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम में, उसकी भी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई दोस्तों रूरल की। बहुत सारे बच्चे दोस्तों इस चीज़ में गलती कर देते हैं रूरल और अर्बन में, और फिर बाद में बोलते हैं सर मैंने गलती से रूरल भर दिया, अब मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, सर मैंने गलती से अर्बन कर दिया, ये कर दिया। तो दोस्तों आपको इस चीज़ में भी गलती नहीं करनी है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। होता क्या है दोस्तों, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए रूरल किस बच्चे को माना जाएगा। दोस्तों रूरल का मतलब ये नहीं है कि आप गाँव के हैं, शहर के हैं, वो भी होता है, लेकिन नवोदय विद्यालय में रूरल किसको माना जाएगा और अर्बन किसको माना जाएगा आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म को अच्छे से भर पाओगे। रूरल, अगर आप दोस्तों जो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, यानी तीसरी चौथी पाँचवीं जिस भी आप स्कूल से कर रहे हो, उस स्कूल में, ठीक है ना, वो जो स्कूल है वो अगर रूरल एरिया में है, पहली बात तो वो स्कूल दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो। लेकिन जो प्राइवेट हो, सरकारी हो, कैसा भी स्कूल हो, वो दोस्तों एक ऐसे क्षेत्र में होना चाहिए जो रूरल हो, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, रूरल एरिया में होना चाहिए। अगर वो स्कूल रूरल एरिया में है तब दोस्तों आपको रूरल माना जाएगा। लेकिन अगर आपने एक दिन की भी पढ़ाई तीसरी चौथी पाँचवीं में से एक सिंगल डे भी, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों आप ध्यान से पढ़ लेना, अगर आपने एक दिन भी किसी ऐसे स्कूल से पढ़ लिया जो दोस्तों किस एरिया में है, अर्बन एरिया में है, तो आपको रूरल में नहीं गिना जाएगा। तो यानी आपको तीसरी चौथी पाँचवीं की पढ़ाई ऐसे स्कूल से करनी है जो रूरल एरिया में है, भले वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले आप दोस्तों अपने स्कूल में कन्फर्म कर लेना कि आपका जो स्कूल है वो किस एरिया के अंडर आता है, रूरल में आता है या फिर जो है अर्बन में आता है। और दोस्तों कई बार क्या होता है, कोई स्कूल रूरल में है लेकिन बाद में वो अर्बन में हो चला जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले वो रूरल होना चाहिए। बाद में चाहे वो अर्बन हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे पहले वो रूरल होना चाहिए, तभी आप रूरल में काउंट होंगी। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखो, ए कैंडिडेट हु हैज स्टडीड ए स्कूल लोकेटेड इन अर्बन एरिया इवन फॉर ए सिंगल डे ऑफ सेशन इन क्लास 3rd 4th एंड 5th, यानी दोस्तों अगर किसी बच्चे ने एक सिंगल डे भी क्लास 3rd या 4th या 5th का किसी का भी एक दिन भी किसी ऐसे स्कूल में बिताया जो अर्बन एरिया में है, तो उस बच्चे को अर्बन माना जाएगा, चाहे आप फिर गांव के रहने वाले हो चाहे शहर के। इससे दोस्तों ये नहीं, अर्बन रूरल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप गांव के शहर के हैं, यहाँ पे स्कूल से मतलब है कि आप किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो। अगर स्कूल अर्बन एरिया में है तो आपको अर्बन में गिना जाएगा, अगर स्कूल रूरल एरिया में है तो आपको रूरल गिना जाएगा। तो ये बात बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनको बॉय में ही गिना जाएगा, इनके लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा दोस्तों
यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे ओबीसी का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी होने चाहिए, तभी आपको ओबीसी माना जाएगा, अदरवाइज़ आपको ओबीसी नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों वेरीफाई किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ए टू जेड जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जाते हैं। अगर उस टाइम आपकी कुछ गलती पाई गई तो आपको सीधा दोस्तों क्या कर दिया जाएगा, आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें आपको मैंने बताई हैं। तो सबसे पहले बात तो रूरल वाली आपको याद में रखना है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, रूरल और अर्बन में। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी वाले ध्यान रखना, कैटेगरी में आपको कोई गलती नहीं करनी है, कैटेगरी अच्छे से भरनी है। अगर आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में नहीं आते हो तो जनरल आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो डेट ऑफ बर्थ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप एलिजिबल हो तभी आपको फॉर्म भरना है। दूसरा, इसके अलावा दोस्तों जो आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो और जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है जहाँ पे पढ़ते हो वो सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप गलत भर देते हो तो अब बाद में आपको दिक्कत होगी। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो स्कूल है वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी भी आपको गलती नहीं करनी है। एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो एग्जामिनेशन की लैंग्वेज कौन सी है, यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो किस मीडियम में होता है। आपका एग्ज़ाम दोस्तों हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी मीडियम में आप दे सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं, स्टेट हैं, जिनमें उनकी जो स्टेट लैंग्वेज है, जैसे गुजरात में गुजराती है, ठीक है ना, मराठी है, तो गुजराती और मराठी में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों जम्मू कश्मीर में उर्दू में भी दे सकते हो, ठीक है ना, बिहार में उर्दू में भी दे सकते हो, चंडीगढ़ पंजाब में आप पंजाबी लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, उसमें भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है। अब लैंग्वेज का दोस्तों एक बहुत ही वो आपको समझना है, लैंग्वेज में भी आपको गलती नहीं कर देनी है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज भरते टाइम गलती कर देते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी लैंग्वेज अब आप फॉर्म भरते टाइम ऑप्ट करोगे, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लोकल लैंग्वेज, उसी में दोस्तों आपका एग्ज़ाम आएगा। जो आपकी टेस्ट बुकलेट आएगी एग्ज़ाम के टाइम उसी लैंग्वेज में आएगी। लेकिन अब अगर आपको गलती से आपने कुछ ऐसी लैंग्वेज फ़िल कर दी, मान लो आपने इंग्लिश कर दी, आप हो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, तो आपको वहाँ पे इंग्लिश में ही दोस्तों क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और अगर आप कहोगे कि मुझे गलत मिला है चेंज कर दो, तो कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। इसलिए पहले आपको लैंग्वेज अपनी अच्छे से सिलेक्ट करनी है कि आपको इंग्लिश में भरना है, एग्ज़ाम हिंदी में देना है या किसी उर्दू, मराठी, गुजराती, नेपाली किस लैंग्वेज में देना है। तो जिसमें भी आपकी पकड़ अच्छी है वही आपको लैंग्वेज भरनी है, ठीक है ना, उसी में आपका पेपर होगा। बाद में वो लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट सभी बातें मैंने आपको बता दी हैं जो भी है। फिर भी आपको कोई और भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊँगा, ठीक है ना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने लें दोस्तों, ताकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे को आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।